नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश खान। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है भाजपा मिशन 2024 के लिए नमो ऐप को बनाएगी हथियार। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रवक्ता है भाजपा से। संजीव जी, वीआईपी परिवार आज की इस चर्चा में आपका स्वागत करता है। संजय सिंह रावत जी हैं, नेता है ईपीडी से। संजय जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और पुरुषोत्तम भट्ट जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना परिवार सामाजिक संगठन के। पुरुषोत्तम भट्ट जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले रुख संजीव जी आपकी तरफ करना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर हम नमो ऐप की बात करते हैं तो नमो ऐप का जो बेनिफिट बताया जा रहा है कि अब घर बैठे सरकार की नई जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है उन सब का डिटेल घर बैठे बैठे इजी अवेलेबल हो जाए। और अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो सुनने में यह भी आया कि भाजपा ने गढ़वाल के लिए धन सिंह रावत जी को जिम्मेदारी सौंपी है और कुमाऊं के लिए सौरभ। संजीव जी, ये हम पूछना चाहेंगे आपसे कि जो नमो ऐप है, ये ऐप के क्या बेनिफिट हैं या इसके क्या दूरगामी परिणाम कितने अच्छे हो सकते हैं, या गांव में जिस तरीके की नेट की कनेक्टिविटी या बिजली की कनेक्टिविटी नहीं होती, वहां पे इसका क्या बेनिफिट मिल पाएगा, या वहां तक पहुंचाने में किस तरीके से सरकार कामयाब होगी, किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पे आप रखते हैं? लेकिन नमो ऐप जो बना है उससे केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम। और इसके माध्यम से हर व्यक्ति को जो लेटेस्ट अपडेट है वो उस तक पहुंचती है। जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, जनता के अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो एक तरह से टू वे इसमें आदान प्रदान संवाद की व्यवस्था है। अपने जो विचार वो रखना चाहते हैं वो भी इस पे रख सकते हैं। जो केंद्र की योजनाएं हैं इसके माध्यम से पूरी योजनाएं तक पहुंचती हैं। केंद्र के जो बिल्कुल त्वरित वाले जो भी योजनाएं आती, जो भी लाभार्थियों के संबंध में जो भी कार्यक्रम आते, वो इंस्टेंटली जन जन तक पहुंचते हैं। वो उससे उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये टू वे सिस्टम है, इसमें हम अपनी बात रख सकते हैं और ये सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरा जुड़ा है। प्रधानमंत्री जी भी इसको लगातार पीएम इसका फॉलो देता है और उसमें जनता की और क्या अपेक्षाएं सरकार से हैं उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौट के आता हूं। संजीव जी, एक रुख कर लेते हैं संजय सिंह रावत जी की तरफ, यूपीडी के नेता है। संजय जी, जिस तरीके से संजीव जी ने कहा है कि इसका फीडबैक पीएमओ ऑफिस से लिया जाएगा, घर घर तक ये योजना पहुंचेगी, क्योंकि एक माध्यम पहले हुआ करता था प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, लेकिन जो नमो ऐप है, संजीव जी कह रहे हैं कि इससे अब क्या क्या नई सरकार की, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं आ रही है, उसका पूरा पूरा फायदा जो है, जो बेनिफिट है, वो जनता जनार्दन को मिलने वाला है। संजय जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम दीपक सिंह रावत है। आप अपने टेक्निकल से कहीं समझ से कहीं उसका नाम करेक्ट कर लीजिए। रहा दूसरी सवाल जो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जिस तरीके से अपने आप को मजबूत किया है और जिस तरह डिजिटली तरीके से वो आना चाह रही है, वो भारत में और जो दूसरे राज्य हैं उनमें तो ये चल सकता है, लेकिन जहाँ सुदूर पहाड़ी क्षेत्र जिसका उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड जिसका जहाँ जिस संदर्भ में बात हो रही है उस संदर्भ में ये वहां पर अभी 5G 4G 3G लोगों, पहाड़ के लोगों के पास जो मैदानी क्षेत्र है उनके पास तो ये सुविधा है कि वो डिजिटली रूप से किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो सुदूर सीमांत क्षेत्र है जहां से ये पलायन की सुविधा, जहाँ की पलायन की समस्या उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ जहां पर अभी तक जो सही ढंग से संचार क्रांति ढंग से नहीं पहुंची है, वहां पर ये समस्या है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो इस माध्यम से सुदूर किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ सकती है और उससे संपर्क करके अपने जो आगामी लोकसभा चुनाव का जो घोषणा पत्र है या उनके जो भविष्य के जो कार्य योजनाएं हैं, नीतियां हैं,
उस संबंध को अगर वो बात कर सकते हैं तो ये उनका मानना है। लेकिन मेरा मानना है उत्तराखंड क्रांति दल के नेता के होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, कि ये उत्तराखंड में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले 8 साल से जब से इनकी सरकार है, सूचना क्रांति में इन्होंने और भारत के और जगह तो इन्होंने सब कुछ किया होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ समस्याएं अभी तक बनी हुई है। तो शायद यहाँ पर इतना सक्सेसफुल ना हो जितना भारत के अन्य राज्यों में हो। बिल्कुल बिल्कुल रुक करना चाहूंगा पुरुषोत्तम भट्ट जी आपकी तरफ। पुरुषोत्तम भट्ट जी, देखिए ऐप है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सूचना के लिए लोग लाइनों में लगते थे, गाड़ियों में सफर करते थे, और खासकर अगर हम बुजुर्ग लोगों की बात करें, वो चाहे वृद्धा पेंशन की बात करते हैं, वो तो लग चुकी है, लेकिन अगर वहां भी कोई पता करना चाह रहा है तो अपने घर से निकलना, बच्चों को छोड़ के वहां तक जाना, युवा जो है वो अपने करियर पे ध्यान दे कि योजनाओं की जानकारी ले, तो अब लगता नहीं कि बैठे बैठे उनको ये सूचनाएं अगर इजी वे में उपलब्ध हो रही है तो सरकार को कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलना चाहिए इसमें। डॉक्टर जी, बड़ा स्वागत करता हूँ कि ऐसी भी ऐप आ रही है, क्योंकि डिजिटल क्रांति की दुनिया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब लोकसभा चुनाव आने लगे, हर फंडा अपनाया जाएगा, चीजें की जाएगी। क्या नमो ऐप से हमें ये मालूम पता चल सकता है कि विदेशों में काला धन कितना है जो भारत वापस आ गया? क्या नमो ऐप से हमें ये पता चल जाएगा कि बेरोजगारी दर जो थी वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है? क्या हमें नमो ऐप से ये पता चल जाएगा कि देश में कर्जा कितना ज्यादा गुना बढ़ चुका है? या नमो ऐप से हमें कहते हैं ये पता चल जाएगा कि महंगाई की दर क्या है? अगर ये सब चीजें हमें बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगी तो हमें, क्योंकि हमें तो वोट देना है ना, हमें तो वोट देना है। और जिस उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य बना, सुदूर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य बना, और जिस तरह से उत्तराखंड का विकास जिस गति से नहीं हुआ है, और करप्शन और मिसमैनेजमेंट के बीच अगर वो हुआ तो कोई भी ऐप आ जाए, जिंदगी संवरनी चाहिए साहब, जिंदगी नहीं संवारी है। आप मैं बता दूं, आज मैं यहाँ तो खैर कांग्रेस के पार्टी के लोग नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी जो के लोगों ने इन सालों में क्या दिया, ये कहते हैं कि 55 साल कांग्रेस ने लूटा, 55 साल कांग्रेस ने लूटा, तो उन्होंने भी बहुत कमाई करी देश के लूट के, तो लेकिन इन्होंने भी इतना लूटा कि कहते हैं ये आज की डेट में सबसे अमीर पार्टी देश की बन गई है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को 5 किलो आटा 5 किलो चावल देके, या 8 या 10 हजार की नौकरियां, आजकल हमारे बच्चे इतने पढ़ने लिखने के बाद हमें 8-10 हजार की नौकरियां नहीं मिल रही है, तो कहाँ हम विश्व गुरु में? ये सब चुनावी फंडे हैं, जो धरातल पे जो स्थिति है उस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, देखिए स्पष्ट तौर पर पुरुषोत्तम भट्ट जी का कहना है कि नमो ऐप का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाले हैं मिशन 2024 को देखते हुए किया जा रहा है, ये राजनीतिक फंडा है। उनका स्पष्ट तौर पे ये भी कहना है कि क्या बेरोजगारी जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, क्या वो बेरोजगारी दूर हो सकती है, प्लान टूट सकता है, चकबंदी आ सकता है? उनके प्रश्न तीखे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न छोड़ जाते हैं कि क्या बेनिफिट जो नई योजना आ रही है केंद्र की या राज्य की, उसके अलावा बेरोजगारी दर या जीडीपी की जो इस वक्त स्थिति है वो बता पाएगी क्या? आपने बेरोजगारी की बात करी, कांग्रेस के समय में 2017 में जिस समय कांग्रेस सत्ता विहीन हुई, 24.3% बेरोजगारी दर, आज बेरोजगारी दर 2.1 है उत्तराखंड की, और ये बहुत अच्छी छलांग। पलायन की यदि हम बात करते हैं तो पलायन में बहुत सशक्त तरीके से सरकार काम करती है। होम स्टे की जो हमारी योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका, और उसी दिशा में एक ये योजना काम कर रही है। आज जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों से जो युवा रोजगार की तलाश में अपना घर द्वार छोड़कर अन्यत्र बड़े शहरों का करते थे या अन्य राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते थे, आज उसके ऊपर प्रभावी तौर पर लगाम लगी है, और वो अब घर बैठे होम स्टे के माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं घर बैठे, और साथ ही साथ
अपने स्थानीय 5, 7, 8 जितने भी वहां पर उनको आवश्यकता है, वो साथ के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। तो पलायन की दिशा में और तमाम जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे अभी इन्वेस्टर समिट जिसमें 2.5 लाख करोड़ का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 3.54 लाख का जो निवेश आज आया है, जिसमें 44,000 करोड़ तक ग्राउंड भी हो चुका है। और लगातार उसमें आप चाहे सोलर की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें और हॉस्पिटैलिटी की बात करें, IT क्षेत्र की बात करें, तमाम क्षेत्रों में, और एनर्जी की बात करें, तमाम क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट आया है। और ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का जो युवा, उसको अन्य जब ये पूरा का पूरा MOU ग्राउंड हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, और उस परिकल्पना को पूरे तरह से साकार करने की दिशा में वो बहुत तेजी से के साथ कदम ताल कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ एक दृढ़ सोच का परिचय देते हुए उन्होंने अपने जितने भी अधिकारी हैं उनको तमाम निर्देश दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके तमाम MOU को ग्राउंड करें, और उससे पलायन को रोकने की दिशा में बहुत हद तक कारगर साबित होगा। हमारी जो GDP है उसको डबल करने की दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और आपने अभी बोला कि जब डिजिटल ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो ये तमाम चीजें कैसे काम करेंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मानव जैसे बिल्कुल सीमांत क्षेत्र तक 4G की सेवाएं हम लोग पहुंचा चुके हैं। और जिन जिन जगहों में अभी थोड़ी सी कनेक्टिविटी की, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी 1100 के आसपास टावर्स उत्तराखंड में लगाए जा रहे हैं। जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, जहां हमारा जो नवंबर तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और पूरे राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा, उस मोहंड के क्षेत्र में पिछले 70 सालों में पहली बार आपने ही इस बात का उल्लेख किया था, और आपको भी इस बात की जानकारी होगी। जब हम गणेशपुर को जैसे पार करते थे तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते थे, हमारा न तो नेटवर्क होता था, ना हम किससे बात कर सकते थे, न और डाटा की तो बात ही छोड़ दी थी। आज पिछले लगभग 1.5 वर्षों से वहाँ पूरी तरह से कनेक्टिविटी भी आई है, और इसी तरह की कनेक्टिविटी अन्य जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां पर भी आ रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो हमारी डबल इंजन की सरकार यहाँ पे काम कर रही है, बहुत बेहतरी के साथ काम कर रही है। और जो हमारा 2024 का चुनाव है, अभी दीवार लेखन का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरंभ किया गया था। बहुत गर्व की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो दीवार लेखन का काम सबसे पहले उत्तराखंड में आरंभ हुआ, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दीवार लेखन के जो पोस्ट है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें उसको इंगित किया है, और ये उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल। रावत साहब, रुक आपकी तरफ करना चाहूंगा। रावत साहब, देखिए, संजीव जी ने जो आंकड़े बताए हैं कि कांग्रेस के टाइम 24% बेरोजगारी दर थी, भाजपा के समय 2% है। अब ये आंकड़े केंद्र स्तर पे हैं, राज्य स्तर पे हैं या जिला स्तर पे हैं, ये आप मुझे बताएंगे। इसमें मैं ये भी चीज समझना चाहूंगा रावत साहब, जिस तरीके से अभी संजीव जी ने कहा कि पहले डाटा जो है दूर दूर तक नहीं आता था, लेकिन अब आता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये भी आ जाता है कि जिसके घर में आटा नहीं, वो डाटा का क्या करेगा? रावत साहब। राकेश जी, पार्टी के माध्यम से मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगा, हमारे भाजपा के जो संजीव जी फरमानी से, इन्होंने 2 चीज का उल्लेख किया अपने बातों में। पहला कि इन्वेस्टर समिट की बात करी, तो नमो ऐप सर्वप्रथम तो ये बताया क्या 2008 के जो MOU है वे उसका जो डाटा है कितने ग्राउंड में आए, अस्तित्व में आए, उसका डाटा क्या उपलब्ध कराएंगे? ये बात कर रहे हैं 2022-2023 के MOU की बात कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट की, क्या वो रिकॉर्ड बताएंगे? दूसरी बात,
क्या एमओएफ ये बताना चाह रहा है कि 8 साल से इस प्रदेश में इसकी भाजपा की सरकार है, इन्होंने कितने अस्पताल सुदूर क्षेत्रों में खोले, कितने स्कूल इन्होंने सुदूर क्षेत्रों में खोले? क्या इसका कोई डाटा इनके पास अवेलेबल है? क्या ये डाटा नमो ऐप देगा? ये सिर्फ प्रचार तंत्र का एक माध्यम है जो नमो ऐप सरकारी ऐप है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना ऐप है। यदि ये सरकारी ऐप है तो सरकार के जितना डाटा है वैसे ही उनके अपने अपने वेबसाइट में उपलब्ध है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का अपना ऐप है तो ये उनके कार्यकर्ताओं के लिए है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे सके कि क्या हमने किया है, क्या हम करेंगे। ये आम जन सेवा नहीं है। आम जन सेवा के लिए तो दूसरी सरकारी सेवाएं हैं। इसमें कहीं भी आपको डाटा नहीं, नमो ऐप में प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं मिलेगा कि इन्होंने कितने अस्पताल खोले। विडंबना यह है कि जब से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, इस प्रदेश में विडंबना यह रही है कि जो दल आज की डेट में इस प्रदेश में शासन कर रहे हैं, उनका कोई भी योगदान इस प्रदेश को बनाने में नहीं था। और न ही इनकी मुख्य धारा में, इनकी नीतियों में यहाँ का पहाड़ी है या यहाँ का मूल निवासी है या यहाँ का सुदूर पर्वत क्षेत्र में रहने वाला वासी है। इसी वजह से दिक्कत यहाँ पर यह है कि आज तक उन्हीं समस्याओं का जो मूल समस्याएं आज तक आई है, पलायन की समस्या आज की है, पलायन की समस्या इस प्रदेश के बनने से पहले की, बेरोजगार की समस्या आज की है, बेरोजगार की समस्या इस प्रदेश के बनने से पहले की है। नए अस्पताल आज भी आप ही के समाचार माध्यमों से पता चलता है कि महिला जो है प्रसव रास्ते में कर देती है, जंगल में कर देती है। इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल कौन देगा? इनके जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। क्या ये नमो ऐप बताएगा? संजीव जी को ये बताना पड़ेगा कि ये नमो ऐप क्या जो इतिहास में इन्होंने किया है, पिछले 8 साल से डबल इंजन की सरकार बोलते बोलते ये आ रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री हार जाते हैं, फिर उसे दोबारा से बैकडोर से लाया जाता है। ठीक है, जनता सब स्वीकार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जहां इस 22 साल के उसमें 10 यहाँ के मुख्यमंत्री दे दिए गए। ये पहला प्रदेश ऐसा बना हुआ है इन दोनों के राज्यों में जहां पर 10 मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। ये तो हमारे लिए, ये तो पूरे भारत में एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत हो रखा है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेनी पड़ेगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता संजीव जी बैठे हुए हैं, तो नमो ऐप के बारे में बताइए कि किस तरह से सुदूर क्षेत्र में रहने वाले, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी के बारे में, जहां वो अपना फोन नहीं उठा पाता, वो फोन नहीं लगा पा रहा है, वो अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा है, वो अपने माँ से बात नहीं कर पा रहा होगा, वहां पर उस नमो की क्या उपयोगिता है? उत्तराखंड के संदर्भ में लौट के आता हूं मैं आपके पास। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं पुरुषोत्तम भट्ट जी से। पुरुषोत्तम भट्ट जी, देखिए संजीव जी का कहना है ऑल वेदर रोड हमारी सरकार लेके आती है, राम मंदिर हमारी सरकार बनाती है, कुछ धाराएं 370 की हमारी सरकार हटाती है। हमारा लक्ष्य इन्वेस्टर समिट में 2.50 CR का था, हम 3.54 CR से ऊपर कर चुके हैं। 44,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो इनके पास आ चुका है। तो फिर कहां दिक्कत है? बीजेपी अगर काम कर रही है, अगर रिपीट करिए, इतिहास एक हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है, एग्जाम्पल सेट किया उत्तराखंड के अंदर कि एक प्रचलन है उत्तराखंड के अंदर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन ये तो रिपीट कर रहे हैं। कोई ना कोई काम किया हुआ शायद इसलिए रिपीट किए हुए इन्होंने। बड़ी अच्छा बात आपने कही है, रिपीट कर गए। चुनाव में आपने जो धन बल का और बाहुबल का जो प्रयोग होता है, चुनाव क्या, आप चुनाव लड़ सकते हैं? मैं चुनाव लड़ सकता हूँ? कितना धन बल का प्रयोग होता है? आप बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर ऐप लेके आ रही है, इनके पास तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। ये तो घर घर जाके समझा सकते हैं, चुनाव के टाइम पे घर घर जाके ये समझा सकते हैं कि हमने ये काम किए, हमने वो काम किए, हमने वो काम किए। दूसरी बात, मैं अभी यूपीटी के मित्र कह रहे थे कि कहते हैं बीजेपी ने इतनी सरकारें आई, सरकारों ने ये किया। अरे सर, आप लोग भी तो उनके साथी रहे। जब आप लोग उनके साथी रहे तब आप लोगों ने कितना विरोध किया। बहुत कुछ है कहने को बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि अब जो चुनाव आ रहे हैं, देखिए एक 8,000 की नौकरी में या 10,000 की नौकरी में क्या किसी के घर पलता है? आप बताइए। अभी चुनाव में अरबों रुपए का खेल होगा, विधायकों की तनख्वाहें बड़ी हो जाती है, नगर निगम में पार्षद जो है कहते हैं करोड़ों का घोटाला कर देते हैं। वहां पर उन चीजों के लिए ऐप बनाओ ना। बेरोजगारी का आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों के तो बाजी कर रहे हैं पूरे। हमने राजनीति में कई सालों से देख रखे हैं कि आंकड़ों का बाजीगर तो कहते जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी होती है बड़ी आंकड़ों का बाजीगरी का खेल करती है। लेकिन जो धरातल पे जो स्थितियां है, धरातल पे जो उत्तराखंड की स्थिति है,
उस ऐप के माध्यम से बताते थे, जो कहते हैं बेरोजगार संघ कहता है कि सीबीआई की इंक्वायरी कीजिए, जो इतने घोटाले में, नौकरी घोटाले में या पर्चा घोटाले में, तो ऐसे ऐप बनाइए ना जिनसे कहते हैं भ्रष्टाचार पे प्रहार हो, जिनसे कहते हैं बेरोजगारी में लोगों को पता चले कि कितनी नौकरियां निकल रही है, कितना हो रहा है। ऐसे ऐप बनाइए जिसमें आम जनमानस का फायदा हो। ऐसे ऐप बनाइए कि करोड़ों अरबों का टिके लो और फिर हम सत्ता पे आ जाए और फिर 5 साल बिल्कुल चुप रहे। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी सरकार काम करती है। नकल विरोधी कानून जो है पूरे, अगर देश की बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार लाने में कामयाब होती है। आप कहते हैं कि बेरोजगारी दर कांग्रेस के समय में ज्यादा थी, बीजेपी के समय में कम हुई, लेकिन प्रश्न यहां पे खड़े हो जाते हैं, फिर पलायन क्यों? संजीव वर्मा जी। देखिए, पलायन एक समस्या है, लेकिन पलायन भी 2 तरीके के होते हैं। आज उत्तराखंड से हम जो पहले तरीके का पलायन ये हुआ कि आप किसी अभाव में या अपने घर को छोड़ते हैं, अपने स्थान को छोड़ते हैं, अन्यत्र जाते हैं, वो तो एक तरीके का पलायन। और ये जो पहले तरीके का पलायन है, उसके ऊपर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जैसे मैंने पहले इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया, पहले मैंने होम स्टे की भी बात करी, पहले मैंने जैविक खेती की बात करी, और जो हमारे तमाम जितने सोलर सिस्टम जो हमारी सरकारें लगा रही हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और जो फल पट्टी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीमांत क्षेत्र का हमारा युवा पलायन ना करे और उसको अपने घर बैठे रोजगार मिल जाए। एक तो पलायन ये हुआ। दूसरे तरीके का पलायन होता है अपनी उन्नति के लिए पलायन करना। आज मुझको एक जगह पर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, मेरा मन है कि मैं उन्नति करूं और मैं 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए अपने आप को शिफ्ट कर जाऊं दूसरी जगह पे। तो ये दूसरी तरह का ये पलायन होता है। और ये पलायन न केवल उत्तराखंड में बल्कि जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसी जगह है, वहां पर भी ये पलायन होता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो बात आ गई पलायन की। और दूसरा, आज हमारी सरकार, आपने कहा डिजिटल की जो आप बात कर रहे थे, आज गांव तक जो अपने प्रपत्र और बनाने होते हैं, जिसको अपना राशन कार्ड बनाना है, किसी को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को हैसियत प्रमाण पत्र बनाना है, और तमाम तरह के जो प्रमाण पत्र होते हैं, उसके लिए आपको अपना दूर दराज से जो अपना बड़े शहरों मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। और उसके लिए बिल्कुल अपने गांव में ही व्यवस्था कर दी गई है। घर बैठे आपको तमाम प्रपत्र वहीं पर उपलब्ध हैं। दूसरा आपने कहा कि जो गरीब लोगों को कोरोना काल से लेके अभी आगामी 5 वर्षों तक जो राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जो योजना केंद्र सरकार की है, आप उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे थे। आप नहीं चाहते कि गरीबों को भी राशन मिले, गरीब का भी पेट भरे। ये आप उसके विरोधी हैं तो ये आपका विवेक है, लेकिन हमारी सरकार तो गरीब के लिए हर पल खड़ी है, गरीब का उत्थान करने के लिए खड़ी है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ उसके बाद राहुल जी आपके पास आता हूँ। पुरुषोत्तम कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहते गरीबों को 5 किलो आटा, 5 किलो चावल अगर दे रहे तो भिखारी बना रहे, आप उनको काम क्यों नहीं देते? अगर गढ़वाल में कहते जो गढ़वाल क्षेत्र बना है, उन क्षेत्रों में अब आप बताइए ना, कौन सी योजना, कौन सी आप भिखारी बोलना एक तरह से आपने रोजगार दीजिए, आप रोजगार दीजिए, रोजगार भी दे रहे हैं। आप अगर रोजगार देते होते तो उनको आप आटा चावल ना देते, ठीक है? आप आटा चावल देते, आप
देखिए आप खुद गरीब बता रहे हैं और दूसरी बात बता रहे हैं और गरीब ऐसे समय पर यदि आपको आपत्ति क्या है? आप गरीब विरोधी हैं। हमें काम नहीं है, गरीबी देखी नहीं, इसलिए आपको गरीब हमारा उत्तर है। हम हमें मालूम है गरीबी क्या है, हम दलाली नहीं करते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, पूरे जीरो टॉलरेंस पूरा बिहार के लोगों को नौकरी लगा देती है हमारी सरकार, और यहाँ के लोगों को पूछती है हमारी सरकार। ये हमारी सरकार है। हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं सभी में 70 से 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था है। आपको जानकारी होनी चाहिए कितने 22 सालों में जितना सरकारी रोजगार देखिए रावत साहब, आपने कहा बीजेपी और कांग्रेस जो है वो प्रदेश को लूट रही है। मौका आपको भी मिला था 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 पे आ पाए। क्या कारण है कि जनता ने अपना समर्थन आपको दिया? देखिए राकेश खन्ना जी, इस टाइम जो समस्याओं का सामना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रमजाल है राष्ट्रवाद हिंदुत्व का, ये सारे ही पूरे भारत में हिंदुत्व तो भ्रमजाल है। नहीं, आपसे कहा हिंदुत्व तो भ्रमजाल है। मत बोले, जब आपको पूरा समय दिया गया था, इस समय मेरा बोलने दीजिए, आगे में मैंने टोकन लिया। विषय क्या है, देखिए पूरे भारत में राष्ट्रवाद का एक जो एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और इससे तमाम जितने भी क्षेत्र दल है, उत्तराखंड को नहीं, जितने भी क्षेत्र दल है उनको एक सामना पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, बार बार गरीबों के नाम ले रहे हैं, गरीबों का राशन। आप किन गरीबों की बात करते हैं? वो गरीब जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या यहाँ से निकल के हैं। बिल्कुल पुरुषोत्तम भट्टी रावत साहब में भाग गया। तीनों का बात हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि मिशन 2024 के लिए भाजपा नमो ऐप को हथियार बनाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं या लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो गढ़वाल की जिम्मेवारी धन सिंह रावत जी को दी गई है और कुमाऊं की जिम्मेवारी सौरभ अरोड़ा को दी गई है। कहीं ना कहीं नमो ऐप का बेनिफिट जो जनता को बताया जा रहा है कि अब घर बैठे बैठे सरकार की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नई नई योजनाओं का बेनिफिट जनता जनार्दन उठाती रहेगी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।